उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 8वें दशक का समय था, जब दो नामों ने इस इलाके में दहशत का माहौल बना रखा था। एक था पंडित हरिशंकर तिवारी और दूसरा था ठाकुर वीरेंद्र शाही। दोनों के गैंग के बीच की लड़ाई ने इलाके को असुरक्षित बना दिया था। लेकिन जैसे ही 90 का दशक आया, वीरेंद्र शाही की हत्या ने पूरी स्थिति बदल दी। वीरेंद्र की मौत के बाद हरिशंकर तिवारी राजनीति की दुनिया में कदम रखते हैं। गोरखपुर में रहने वाले हरिशंकर तिवारी के दो प्रमुख आदमी, गाजीपुर के मकन सिंह और साधु सिंह, उनके साथ काम करते थे। ये दोनों ही मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ गए थे। वीरेंद्र शाही को खत्म करने का बाद अब हमें गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक अपना कब्जा बढ़ाना होगा, हरिशंकर तिवारी ने अपने दो गैंगस्टर को कहा था। इधर वीरेंद्र शाही की मौत के बाद ठाकुरों को अपना नया नायक ब्रजेश सिंह में नजर आने लगा। ब्रजेश और उसका साथी त्रिभुवन सिंह पहले साहिब सिंह गैंग के साथ काम करते थे। इलाके में सरकारी ठेकों को लेकर मकन सिंह गैंग और साहिब सिंह गैंग के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। इस लड़ाई में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने आ गए। यह संघर्ष और भी तेज हो गया, क्योंकि अब हर गैंग अपने अपने इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए जुट चुका था। ब्रजेश सिंह, जो वाराणसी के रहने वाले थे, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ब्रजेश के पिता रविंद्रनाथ सिंह एक सम्मानित किसान थे। एक दिन 1984 की 27 अगस्त को उनका जीवन एक हादसे में बदल गया। जमीन के विवाद के चलते उनके ही रिश्तेदार बंसी और पांचू ने उनका कत्ल कर दिया। यह जो तुम लोग कर रहे हो, याद रखो, यह तुम्हारी आखिरी गलती होगी, ब्रजेश ने चिल्लाते हुए कहा था, जब वह अपने पिता की जलती चिता के पास खड़ा था। उस दिन ब्रजेश का दिल बदले की आग से जल उठा। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने ठान लिया कि वह हर हाल में इन कातिलों को उनके की सजा देगा। अब कोई नहीं बच सकता। बंसी, पांचू, तुम लोगों को मेरी चिता से डरना पड़ेगा, ब्रजेश ने गहरी आवाज में कहा, और अपनी आंखों में जो खून का रंग था, वह वादा कर रहा था कि इस इलाके का असली हीरो वही बनेगा। यही वह पल था जब ब्रजेश सिंह ने अपने संघर्ष की शुरुआत की, और फिर उस दिन से वह कभी पीछे नहीं मुड़ा। ब्रजेश सिंह ने जब अपने पिता की हत्या का बदला लिया, तो वो घटना पूरी पूर्वांचल में गूंज उठी। 27 मई 1985 को ब्रजेश सिंह ने हरिहर सिंह को अपनी गोलियों का निशाना बना दिया। बताया जाता है कि ब्रजेश पहले हरिहर सिंह के घर गए थे, उनका आशीर्वाद लेने जैसे। फिर अचानक वो अपने हाथ से पिस्टल निकालते हैं और एक के बाद एक गोलियां दाग देते हैं। तेरे जैसे लोगों की मौत सिर्फ इन गोलियों से ही हो सकती है, ब्रजेश ने बड़बड़ाया, और फिर हरिहर सिंह का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। यहां से ब्रजेश सिंह पर हत्या का पहला केस दर्ज हो गया, लेकिन वो पुलिस के पकड़ में नहीं आए। वो जैसे अंडरग्राउंड हो गए थे, और कुछ ही महीने में उनकी कुख्याति और भी बढ़ गई। अगले साल 1986 में ब्रजेश ने चंदौली के सिकरौरा गांव में 7 लोगों की हत्या कर डाली। बताया जाता है कि इनमें से कुछ लोग उस गुट का हिस्सा थे जो उसके पिता की हत्या में शामिल थे। अब जो कुछ भी होगा, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, ब्रजेश ने चिल्लाते हुए कहा, और एक के बाद एक गोलियां चला दी। इसी दौरान ब्रजेश सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल भेज दिया। लेकिन जेल में उनकी मुलाकात हुई त्रिभुवन सिंह से, जो खुद एक नामी अपराधी था। दोनों की मुलाकात ऐसे हुई जैसे वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। तू यहां क्यों आया है, त्रिभुवन ने ब्रजेश से पूछा, और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, तू जानता है ना, हम दोनों की कहानी लगभग एक जैसी है। ब्रजेश सिंह ने आंखों में गुस्से और हताशा के मिश्रण के साथ जवाब दिया, हां, और यह भी जानता हूं कि तेरे जैसे लोग जब एक बार बदला लेने पर उतरते हैं तो कुछ नहीं बचता। त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश के बीच की यह दोस्ती बस इसलिए बनी थी क्योंकि दोनों के पास एक ही दर्द था। त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या भी उसी गैंग के हाथों हुई थी, जिसमें मकन और उसका भाई साधु सिंह शामिल थे। मकन और त्रिभुवन के बीच का यह पुराना विवाद ही था, जिसने बाद में दोनों को एक साथ ला दिया। 80 के दशक में त्रिभुवन सिंह ने प्रधानी का चुनाव जीता था, लेकिन इस जीत के बाद उसे और उसके परिवार को मकन और साधु सिंह की नफरत का सामना करना पड़ा। एक दिन साधु और मकन ने 5 बीघ जमीन को लेकर रामपत सिंह से लड़ाई कर दी।
रामपत ने इसे गाली समझते हुए अपने बेटे त्रिभुवन और बाकी भाइयों के साथ मिलकर दोनों को बुरी तरह पीट दिया। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? अगर मेरी कसम, तुम्हारी यह हरकत तुम्हें महंगी पड़ेगी, त्रिभुवन ने गुस्से से कहा था। कुछ महीने तक यह झगड़ा शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर यह नफरत और हिंसा का लावा था जो किसी भी दिन फट सकता था। त्रिभुवन और ब्रजेश सिंह की दोस्ती अब एक खतरनाक मोड़ पर थी, जहां बदला और जंग की राह एक ही थी। एक दिन मौका पाकर साधु सिंह और मकन सिंह ने त्रिभुवन सिंह के पिता रामपत को घेर लिया और लाठी डंडों से बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। प्रधान रामपत की हत्या के बाद साधु और मकन कुछ दिन तक फरार रहे, लेकिन फिर कुछ समय बाद वो फिर से गांव लौटे और उन्होंने रामपत के 3 बेटों की भी हत्या कर दी। अब त्रिभुवन सिंह के घर में बस 2 ही लोग बच गए थे, खुद त्रिभुवन सिंह और उनका भाई राजेंद्र। त्रिभुवन सिंह ने अपने भाई और पिता का बदला लेने का फैसला किया और घर छोड़ दिया। अक्टूबर 1988 में साधु और मकन सिंह गैंग ने त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र की भी हत्या कर दी। अब मेरा कत्ल भी तेरा बदला होगा त्रिभुवन, राजेंद्र सिंह की अंतिम चीखें सुनाई दी थी। इस हत्याकांड में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी का भी नाम था। मुख्तार अंसारी एक साधारण परिवार से नहीं आए थे। उनके पिता गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में नगर पंचायत के चेयरमैन थे, लेकिन गाजीपुर में एक और शख्स था जो बहुत अधिक प्रभावशाली था, सच्चिदानंद राय। एक दिन किसी मामूली बात पर सच्चिदानंद राय और मुख्तार के पिता के बीच विवाद हो गया। यह बात जब मुख्तार को पता चली तो उसने सच्चिदानंद राय को खत्म करने का मन बना लिया। अब यह आदमी बहुत ऊपर चला गया है, उसे नीचे लाना होगा, मुख्तार ने सोचा। लेकिन यह काम उस समय मुख्तार के लिए आसान नहीं था। मुख्तार ने सच्चिदानंद राय को खत्म करने के लिए साधु सिंह और मकन सिंह से मदद मांगी। तब तक साधु और मकन सिंह अपने पट्टीदार रामपत सिंह और उनके 3 बेटों की हत्या कर चुके थे और गाजीपुर और आसपास के इलाकों में खुद को बड़े दबंग के रूप में स्थापित कर चुके थे। तेरा काम होगा मुख्तार भाई, दोनों ने मुख्तार को यकीन दिलाया। आखिरकार सच्चिदानंद राय के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। मुख्तार अंसारी पर सच्चिदानंद राय की हत्या का आरोप लगा, लेकिन मीडिया में इस हत्या को लेकर कई अलग अलग कहानियां भी आईं। टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक 80 और 90 के दशक में गाजीपुर जिले की एक और खासियत थी। राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस जिले को पार कर जाती थीं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, ये सभी रूट माफिया के कब्जे में थे और माफिया अपनी अपनी बसों का संचालन करते थे। इस व्यवस्था में जनता का भी समर्थन था, क्योंकि बसों की टाइमिंग फिक्स होती थी और लोग बसों के समय से घड़ी मिलाकर चलते थे। सच्चिदानंद राय भी एक दबंग आदमी थे और उनकी बसें मोहम्मदाबाद से चलती थीं। तुम लोग समझते क्या हो, ये बसें हमारी हैं, सच्चिदानंद राय ने मुख्तार के लोगों से कहा था, जब मुख्तार के लोग उनकी बसों के खिलाफ खड़े हो गए थे। मुख्तार को यह बात अपमानजनक लगी और उसने फैसला किया कि सच्चिदानंद को निपटाना होगा। कुछ दिन बाद सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी गई। सच्चिदानंद राय की हत्या में मुख्तार अंसारी का नाम जरूर आया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो सका। इस घटना के बाद मुख्तार ने साधु सिंह और मकन सिंह को अपना गुरु मान लिया। अब वे इन दोनों के साथ काम करने लगे और अपराध की दुनिया में उनका नाम और भी मजबूत हो गया। मुख्तार के ऊपर मकन और साधु सिंह का प्रभाव साफ नजर आने लगा था और यही वो समय था जब मुख्तार अंसारी और उनका गैंग और भी ताकतवर होते चले गए। गाजीपुर में 2 और दबंग भाई थे, छत्रपाल सिंह और रणजीत सिंह, जिनकी दबंगई भी इलाके में खूब चर्चित थी। लेकिन साधु सिंह और मकन सिंह को यह बात काफी अखिर रही थी, क्योंकि दोनों का सपना था कि वो गाजीपुर के सबसे बड़े डॉन बने। इस वजह से एक दिन साधु सिंह और मकन सिंह ने मुख्तार से कहा कि अब वक्त आ चुका है, छत्रपाल और रणजीत सिंह को निपटा दिया जाए। माना जाता है कि मुख्तार अंसारी ने रणजीत सिंह को खत्म करने के लिए उसके घर के सामने रहने वाले रामू मल्लाह से दोस्ती कर ली। रामू मल्लाह बाद में मुख्तार का शार्प शूटर बनता है। मुख्तार ने रामू मल्लाह के घर की बाहरी दीवार में एक सुराख किया और ठीक वही सुराख रणजीत सिंह के घर की दीवार में भी किया, जिससे वो सीधे रणजीत सिंह के आंगन में झांक सकते थे। अब मौका मिलते ही निशाना लगाना होगा, मुख्तार ने अपने शार्प शूटर से कहा।
एक दिन रणजीत सिंह आंगन में घूम रहा था। जैसे ही मौका आया, मुख्तार ने एक गोली चलाई और रणजीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। बस फिर क्या था, मुख्तार के इस कारनामे के बाद तीनों दोस्तों साधु सिंह, मकन सिंह और मुख्तार अंसारी का दबदबा गाजीपुर में और भी बढ़ गया। अब इनका नाम पूरे इलाके में गूंजने लगा था। इधर जेल में बंद त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की मुलाकात हो चुकी थी। ब्रजेश को यह भी पता चला कि उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह के हत्यारे बंशी और पांचू भी साधु सिंह और मकन सिंह के लिए काम करते थे। इस जानकारी के बाद ब्रजेश और त्रिभुवन ने एक नया गुट बना लिया, साहिब सिंह गैंग, जिसमें अब इन दोनों का हाथ था। अब गाजीपुर में दो गुट थे। एक था मुख्तार अंसारी, साधु सिंह और मकन सिंह का गैंग, और दूसरा था ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का गैंग। 90 के दशक में ब्रजेश सिंह और उनका गुट बनारस में तमाम तरह के धंधों में हाथ आजमा रहे थे। वहीं गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यह वो दौर था जब बनारस में रेशम और कोयले के कारोबार पर सबकी नजर थी। रेशम और कोयला उन दिनों के सबसे मुनाफे वाले धंधे थे। बनारस में ये दोनों कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि मुगल सराय से बनारस के नजदीक होने की वजह से कोयले के काले कारोबार को चलाना आसान था। मुख्तार अंसारी भी इसी मौके का फायदा उठाकर इन धंधों पर कब्जा जमाना चाहता था। अब हमें सिर्फ रेशम और कोयला ही नहीं, सब कुछ चाहिए, मुख्तार ने अपने गुर्गों से कहा। इन्हीं व्यापारों पर कब्जा करके मुख्तार अंसारी ने अपनी आर्थिक साम्राज्य को और भी मजबूत करने का लक्ष्य तय किया था। गाजीपुर से बनारस तक अपने वर्चस्व को फैलाने का ख्वाब अब मुख्तार अंसारी की आंखों में था। वहीं बनारस में ब्रजेश सिंह का गढ़ मजबूत था, लेकिन साथ ही अवधेश राय भी अपनी जड़ों को गहरे तक फैला रहे थे। अवधेश राय, जो कि अजय राय के बड़े भाई थे, जो खुद मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे, एक दबंग नेता के तौर पर उभर रहे थे। ब्रजेश सिंह के करीबी अवधेश राय मुख्तार के साम्राज्य के विस्तार में एक बड़ी रुकावट बन रहे थे। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहरावीर इलाके में अवधेश राय को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस हत्याकांड की कई वजहें थीं, जिनमें से एक व्यापारियों से वसूली भी थी। लहरावीर और हथुआ मार्केट जैसे इलाके बनारस के बड़े व्यापारिक केंद्र थे। यहां मुख्तार अंसारी के लिए काम करने वाले 2 सिपाही हैदर अली टाइगर और संजय सिंह व्यापारियों से वसूली किया करते थे। अवधेश राय इन व्यापारियों के सरपरस्त थे और दुर्गा पूजा करवाते थे, जिसमें व्यापारी आर्थिक मदद दिया करते थे। जब व्यापारियों ने इन सिपाहियों की शिकायत अवधेश राय से की तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद दोनों सिपाही निलंबित हो गए। बाद में इन सिपाहियों और एक हत्याकांड के अभियुक्त राकेश ने अवधेश राय की रैकी की और उसकी हत्या कर दी। अवधेश राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच दुश्मनी और भी गहरी हो गई। ब्रजेश सिंह को यह भी पता चला कि मुख्तार अंसारी ने त्रिभुवन सिंह के परिवार को खत्म किया था और अब वह ब्रजेश के गढ़ में घुसकर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। ब्रजेश और त्रिभुवन ने पहले तो साधु सिंह को निपटाने का प्लान बनाया, लेकिन साधु सिंह इस वक्त जेल में था और उसे मारना आसान नहीं था। लेकिन फिर एक दिन साधु सिंह की बीवी को बच्चा होता है और साधु सिंह अस्पताल में अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने के लिए पुलिस कस्टडी में आता है। उसी समय पुलिस वर्दी में घुसा एक अनजान आदमी साधु सिंह पर गोलियां बरसाता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस दिन साधु सिंह के गांव में उसके भाई, मां और 8 अन्य लोगों की भी हत्या कर दी जाती है। साधु सिंह और इन 8 लोगों की हत्या का आरोप ब्रजेश सिंह पर लगाया जाता है। कुछ दिनों बाद ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने गाजीपुर सिंचाई विभाग चौराहे पर मकन सिंह की भी हत्या कर दी। अब साहिब सिंह गैंग का डॉन बन चुका था ब्रजेश सिंह, जबकि मकन सिंह और साधु सिंह की हत्या के बाद मकन गैंग का नया डॉन बन गया था मुख्तार अंसारी। अब गाजीपुर और बनारस में 2 ताकतवर गैंग थे। एक था ब्रजेश सिंह का गैंग और दूसरा था मुख्तार अंसारी का गैंग। दोनों के बीच कोयला मंडी, शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे और कई अन्य अवैध धंधों को लेकर जबरदस्त अदावत छिड़ गई थी। अब यह संघर्ष सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि उस पूरे क्षेत्र की भविष्यवाणी की जंग बन चुका था। पूर्वांचल का यह इलाका कभी अपनी शांति और सुरक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां के गली मोहल्लों में
गोलियों की आवाज गूंजने लगी थी। दो ताकतवर गैंग ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच की ये लड़ाई अब सिर्फ दो गैंग्स की जंग नहीं थी, बल्कि पूरे इलाके के भविष्य का सवाल बन चुकी थी। ब्रजेश सिंह का गढ़ बनारस था और वहीं मुख्तार अंसारी का खौफ गाजीपुर से लेकर महू तक फैल चुका था। इन दोनों के बीच कभी दोस्ती थी, लेकिन अब दुश्मनी की आग जल चुकी थी। अब यह जंग सिर्फ इलाकों की नहीं, ताज की है। ब्रजेश सिंह ने अपने गुर्गों से कहा था, जो सबसे ऊपर होगा वही इस इलाके का असली शेर होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी का मामला थोड़ा अलग था। वह किसी साधारण परिवार से नहीं आए थे। उनका परिवार पूर्वांचल ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति में भी बड़ा नाम था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी, जिन्होंने 1927 में देश की आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था, ने न सिर्फ भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी दिया। जो इनकी राह पर चलता है वह सिर्फ इलाकों में नहीं, इतिहास में भी अपना नाम दर्ज करता है। मुख्तार अंसारी ने एक बार अपने छोटे भाई से कहा था। मुख्तार अहमद अंसारी ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी थी। उनके पोते हामिद अंसारी, जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, और उनके बेटे सुभानु उल्लाह अंसारी, जो एक कम्युनिस्ट नेता थे, सबका ही राजनीति में गहरा प्रभाव था। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने 1985 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। मुझे आज भी याद है, जब अफजाल भाई ने पहली बार विधायक का चुनाव जीता तो मुख्तार भाई ने कहा था, आज से हमारा नाम सिर्फ वोटों से नहीं, दिलों से भी लिया जाएगा। अफजाल के साथ मुख्तार अंसारी ने इस इलाके में अपनी पहचान बनाई थी। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की जंग सिर्फ गैंगों तक ही सीमित नहीं थी, यह राजनीति का भी खेल था। 1995 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने मुख्तार अंसारी को मऊ जिले से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन सामने थे कांग्रेस के बड़े नेता कल्पनाथ राय। तुम्हारे खिलाफ मुकाबला करना आसान नहीं होगा, कल्पनाथ राय ने चुनावी सभा में चुनौती दी। लेकिन इस बार मुख्तार अंसारी की किस्मत साथ नहीं दी और वह हार गए। कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, लेकिन कभी भी हम मैदान छोड़ने वाले नहीं। मुख्तार अंसारी ने हार के बावजूद आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा कि यूपी विधानसभा चुनावों में बसपा ने एक बार फिर से मुख्तार को मऊ सदर विधानसभा सीट से टिकट दिया। इस बार उन्होंने जीत दर्ज की। जो हारता है वही आगे बढ़ता है, मुख्तार अंसारी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खुद पर भरोसा था और अब जब जीत मिली है तो कोई भी हमें नीचे गिरा नहीं सकता। अब मुख्तार अंसारी के भाई, भतीजे और बेटे किसी भी चुनाव में खड़े होते तो जीत उनके नाम होती। 2022 में उन्होंने अपनी सीट अपने बेटे अब्बास अंसारी को दे दी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी SBSP की टिकट पर चुनाव जीत गए। आज से हमारा नया अध्याय शुरू होता है, मुख्तार ने बेटे को सीट सौंपते हुए कहा। मुख्तार के नाम से उनकी पूरी फैमिली चुनावी राजनीति में उतरने लगी थी और उनकी जीत से यह साबित होता था कि एक बार जो मुख्तार अंसारी की टीम में शामिल हो जाता, उसकी जीत तय थी। अगर तुम मुख्तार अंसारी के नाम से चुनाव लड़ोगे तो बस समझो तुम्हारी जीत पक्की है। यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक ताकत है, उनके समर्थक अक्सर कहते थे। हालांकि कभी कभी कुछ चुनाव में हार भी हुई, लेकिन मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की राजनीति अब इस इलाके की पहचान बन चुकी थी। यह सिर्फ गैंग और गैंगवार की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे परिवार की भी कहानी थी जिसने अपनी ताकत से इलाके की राजनीति और समाज को पूरी तरह से बदल डाला। मुख्तार अंसारी, जो शुरुआत में माफिया और बाहुबली के रूप में पहचाने जाते थे, ने 30 साल तक अपने इलाके में अपना वर्चस्व बनाए रखा और बार बार विधानसभा में जगह बनाई। यह सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक माफिया नेता इतना लंबा समय तक सत्ता में बना रहा और क्यों जनता उसे हर बार चुनकर भेजती रही। इसका जवाब था मुख्तार अंसारी की रॉबिन हुड जैसी इमेज, जो उन्होंने अपनी मददगार और जनहितकारी गतिविधियों के माध्यम से बनाई थी। मुख्तार ने अपनी निजी क्षमता से क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। वह सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि एक मसीहा की तरह भी जाने जाते थे। उनका घर, जिसे फाटक के नाम से जाना जाता था, न्याय की तलाश में आने वाले लोगों के लिए एक दरबार की तरह था। यहां वे लोग आते थे जिनके साथ कानून ने इंसाफ नहीं किया था। कानून से न्याय नहीं मिल रहा तो फाटक पर आओ,
यहां तुम्हारी सुनवाई होगी, मुख्तार अंसारी के कारिंदे अक्सर कहते थे। वहां पर किसी भी समस्या का हल मिलता था, चाहे वो झगड़े में फंसी जमीनों का विवाद हो, किसी की शादी के लिए पैसा चाहिए हो, या फिर सरकारी महकमे के लोगों द्वारा किसी को परेशान किया जा रहा हो। लोग सीधा फाटक पर जाते थे। कोर्ट का रास्ता छोड़कर फाटक तक आने वालों को यह विश्वास था कि यहां उनका दर्द सुना जाएगा। एक बुजुर्ग मोहम्मदाबाद के निवासी ने कहा, मुख्तार के लोग घूमते रहते थे और जब कोई परेशान होता तो उन्हें जल्दी से पकड़ लिया जाता था। फैसले फाटक पर होते थे और वहीं से फरमान जारी हो जाते थे। मुख्तार अंसारी का जलवा इतना था कि जब वह मोहम्मदाबाद में होते तो पूरी शहर में 24 घंटे बिजली रहती थी। यह एक संकेत था कि मुख्तार जिले में हैं और लोग इसी से समझ जाते थे कि उनका नेता अपने इलाके में मौजूद है। मुख्तार का राज होता था जब तक बिजली जलती रहती थी। मोहम्मदाबाद के लोग बड़े गर्व से कहते थे। विधायकी के पद ने मुख्तार को ब्रजेश सिंह के ऊपर एक बड़ा एडवांटेज दिया था। उस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गठबंधन सरकारों के आसपास घूम रही थी। कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं पा रही थी और सदन में बहुमत साबित करने के लिए एक एक विधायक की जरूरत होती थी। ऐसे में मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों की अहमियत बढ़ गई थी। राजनीतिक पार्टियां जो खुद बहुमत के लिए संघर्ष कर रही थीं, मुख्तार जैसे बाहुबलियों को अपनी ओर खींचने के लिए कभी कभी मदद लेने आती थी। हमारी ताकत से ही तो आपकी सरकार बनेगी, एक नेता ने मुख्तार अंसारी से कहकर समर्थन मांगा था। मुख्तार अंसारी और पंडित हरिशंकर तिवारी जैसे बाहुबलियों का परिवारों में खुद के कई विधायक होने की वजह से राजनीतिक ताकत भी जबरदस्त थी। उनके पास दर्जन भर विधायकों पर नियंत्रण था और इन बाहुबलियों को अपनी जातियों और समुदायों से भी पूरा समर्थन मिलता था। यही कारण था कि मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं ने सिर्फ धन बल और शक्ति बल से ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अपने कदम जमाए थे। मुख्तार का राजनीति में यही दबदबा था कि वह अब केवल एक बाहुबली नेता नहीं रह गए थे, बल्कि वह अपनी ताकत से किसी भी पार्टी के लिए जरूरी बन गए थे। यह उनका अपने इलाके के प्रति समर्पण और जनता के बीच बनाई गई विश्वसनीयता थी, जिसने उन्हें हमेशा सत्ताधारी बनाए रखा। मुख्तार अंसारी ने विधायकी मिलने के बाद ब्रजेश सिंह की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया था। उनका दबदबा पुलिस और राजनीति दोनों में था। पुलिस अब ब्रजेश सिंह को परेशान करने लगी थी और धीरे धीरे ब्रजेश के गैंग के लोग भी हमलों का शिकार होने लगे थे। अब ब्रजेश गैंग के लोग ये सोचने लगे थे कि क्यों न मुख्तार अंसारी को ही खत्म कर दिया जाए। 15 जुलाई 2001 का दिन था जब मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक एक ट्रक के पास खड़े कुछ हथियारबंद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इधर मुख्तार के लोगों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इत्तेफाक से इस गैंगवार में मुख्तार अंसारी की जान बच गई, लेकिन 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस गोलीकांड का आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। हालांकि मुख्तार अंसारी के पक्ष में यह भी अफवाह थी कि जवाबी गोलीबारी में ब्रजेश सिंह भी मारा गया था। यह घटना उसरी चट्टी कांड के नाम से मशहूर हुई, क्योंकि इस घटना का स्थल उसरी चट्टी था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट यह था कि ब्रजेश सिंह इस हमले के बाद पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। जब ब्रजेश सिंह की मौत की अफवाह फैली तो मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल में अकेला डॉन बनकर रह जाना पड़ा। इस घटना ने मुख्तार के रुतबे में और भी इजाफा कर दिया। अब ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो राजनीतिक स्तर पर मुख्तार अंसारी का मुकाबला कर सके। मऊ में मुख्तार अंसारी का दबदबा बहुत मजबूत था और वहां मुस्लिम वोटरों की संख्या भी ज्यादा थी। ऐसे में ब्रजेश सिंह ने सोचा, क्यों ना मुख्तार के भाई अफजाल को निशाना बनाया जाए। अफजाल गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से लगातार विधायक बनते आ रहे थे और यहां मुख्तार के भाई को घेरना आसान नहीं था। फिर ब्रजेश सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय को अपनी मदद देने का फैसला किया। कृष्णानंद राय को पीछे से सपोर्ट करते हुए ब्रजेश ने 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय को अफजाल अंसारी के खिलाफ उतारा। इस चुनाव में कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हरा दिया और अफजाल की हार सीधे तौर पर मुख्तार अंसारी की हार मानी गई। कृष्णानंद राय भूमिहार जाति से आते थे
और उनके पूर्वांचल में बढ़ते प्रभाव को देखकर ब्रजेश ने उनकी मदद की थी। बदले में कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह के गुट को सरकारी ठेके दिलाने में मदद शुरू कर दी, जिससे मुख्तार अंसारी को गुस्सा आ गया। धीरे धीरे कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी की आंखों में खटकने लगे। यह अंदाजा कृष्णानंद राय को भी हो चुका था और इसीलिए उन्होंने खुद को अधिक सतर्क करना शुरू कर दिया। मुख्तार अंसारी की अदावत ने कृष्णानंद राय को इस कदर प्रभावित किया कि वह अपने करीबी सहयोगी राजेंद्र राय की हत्या के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हो पाए। नबरा टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच चल रही गैंगवार में कृष्णानंद राय के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र राय, छिनक गिहार, शोभा नाथ राय, राम अवतार, अविनाश सिंह राय, अखिलेश राय, बिट्टू पाठक, रमेश वर्मा, रमाकांत भारती और रामेंद्र राय को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह सिर्फ एक राजनीतिक और गैंगवार नहीं थी, बल्कि इसने पूरे इलाके में दहशत और भय का माहौल बना दिया था। 19 नवंबर 1905 वह दिन था जब पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की दुनिया ने एक और बड़ा मोड़ लिया। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय अपने इलाके में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कर लौट रहे थे और उस वक्त उन्हें क्या पता था कि जिस रास्ते से वह आ रहे हैं वहां उनके लिए मौत छिपी बैठी है। उनका काफिला सियाड़ा के पास पहुंचा। सामने खड़ी कुछ गाड़ियों से अचानक गोलियों की बौछार होने लगी। चारों ओर से गोलियां चलने लगी और इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ उनके 6 साथी भी मारे गए। करीब 400 से 500 राउंड गोलियां चली। कृष्णानंद राय के शरीर से 60-60 गोलियां निकली, जैसे यह बताने के लिए कि हम तुम्हारे इलाके में घुसकर तुम्हें खत्म कर रहे हैं। यह हमला इतना बेरहम था कि हमलावरों ने उनके शरीर को इस तरह से निशाना बनाया जैसे पूरे इलाके को डराना हो। कहा जाता है कि हमले के दौरान एक हनुमान पांडे ने कृष्णानंद राय की चुटियां तक काट दी थीं। यह हर तरफ दहशत फैलाने के लिए किया गया था। खबरें तो यहां तक थीं कि इस हमले के बाद कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप सीधे मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी पर लगने वाला था। अफजाल अंसारी ने इस पर कहा था, मैं उस वक्त दिल्ली में था और मुख्तार भाई तो जेल में थे, तो हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह तर्क खुद को सही साबित नहीं कर पाया, क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए भी पूरे इलाके पर अपना साम्राज्य चला रहे थे। तभी एक घटना और घटी जो और भी रहस्यमय थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें मुख्तार अंसारी और उनके साथी अभय सिंह के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी। राय और मुन्ना बजरंगी के बीच गोलियां चल रही हैं, मुख्तार अंसारी कह रहे थे। सुनने में आया है कि दोनों तरफ से मुकाबला बढ़ रहा है, क्या तुम सच में इसे मानते हो? अभय सिंह ने पूछा। अगर सच नहीं होगा तो क्या होगा? मुख्तार ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक खतरनाक आत्मविश्वास था। हमारा काम चलता रहेगा। राय जैसे लोग तो हिम्मत दिखाकर इस इलाके में कुछ नहीं कर सकते। यह बातचीत और उस ऑडियो ने पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया, क्योंकि मुन्ना बजरंगी, जो कृष्णानंद राय का बड़ा दुश्मन था, मुख्तार अंसारी का करीबी आदमी था। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद लोगों के दिमाग में सवाल उठने लगे कि क्या कृष्णानंद राय की हत्या का असल जिम्मेदार मुख्तार अंसारी ही था। कृष्णानंद राय की हत्या ने पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का खौफ और बढ़ा दिया। उनका नाम अब सिर्फ एक गैंग लीडर या बाहुबली के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के तौर पर लिया जाता था जिसका वर्चस्व अपराध की दुनिया से लेकर राजनीति तक फैला हुआ था, और जो भी उनकी राह में आता उसके लिए कोई जगह नहीं बचती थी। मुख्तार अंसारी की जिंदगी और राजनीति का एक हिस्सा वह था जिसे उनके समर्थक और विरोधी दोनों ने देखा। जेल में रहते हुए भी उनका प्रभाव और वर्चस्व कायम रहा। मऊ, गाजीपुर या जेल, उनकी सुख सुविधाओं में कोई खास अंतर नहीं था। जेल में रहते हुए भी उन्हें वो सारी सुविधाएं मिली जो आमतौर पर किसी नेता को मिलती है। 2005 में मुख्तार ने गाजीपुर जेल को अपना ठिकाना बना लिया, और जो दरबार कभी फाटक पर लगता था वही अब गाजीपुर जेल में लगने लगा। यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि मुख्तार को ताजे मछली खाने का शौक था, इसलिए जेल परिसर में तालाब खुदवाया गया ताकि वह ताजे मछली का सेवन कर सके। इतना ही नहीं, एक डिप्टी एसपी उनके लिए अखबार लाते थे और एक दरोगा उनके प्रेस किए हुए कपड़े पहुंचाने का काम करते थे। जेल में रहते हुए
उनका निशानेबाजी का शौक भी बरकरार रहा था। वे गुलेल से निशानेबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे और यह सब कुछ जेल के भीतर ही चलता था। 2003 से लेकर 2007 तक जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब तक राजनीतिक स्थिति कुछ और थी। लेकिन मई 2007 में मायावती के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीतिक हालात बदलने लगे। 2009 तक सूबे की कमान मायावती के हाथ में आ चुकी थी। फिर 2009 में जब गाजीपुर जेल में एसटीएफ ने छापा मारा तो वहां मुख्तार की सेल में फ्रिज, कूलर, गैस सिलेंडर जैसे सामान पाए गए। इसके बाद मुख्तार अंसारी को मथुरा जेल भेज दिया गया और फिर उन्हें अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाता रहा। इधर ब्रजेश सिंह को भी 2008 में उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया गया। 2012 में जेल में बंद ब्रजेश सिंह ने उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की सैयद राजा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि वह हार गए। इसके बाद 2016 में ब्रजेश सिंह ने जेल से ही एमएलसी का चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें जीत मिली। जेल में रहते हुए वे एमएलसी बन गए। 2008 से लेकर 2022 तक ब्रजेश सिंह जेल में रहे और 13 साल बाद उन्हें जमानत मिल पाई। इसी बीच 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बीजेपी के एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा मार्च 2024 में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को फेक हथियार लाइसेंस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कई बार अपनी जान को खतरे में बताया और शिकायत की कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और किसी न किसी तरीके से उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी ऐसी अफवाहें फैलीं कि उन्हें मारने के लिए जहर दिया जा रहा था और यह पत्र वायरल भी हुआ। फिर 28 मार्च 2024 को अचानक खबर आई कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब है और कुछ ही देर बाद यह खबर आई कि वह हार्ट अटैक से चल बसा। जैसे जैसे मुख्तार अंसारी की मौत की खबर फैलने लगी, हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या यह एक स्वाभाविक मौत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी। मुख्तार अंसारी ने अपनी मौत से पहले जहर दी जाने की आशंका जताई थी और उनके परिवार ने भी इसे लेकर गंभीर आरोप लगाए। उनके बेटे उमर अंसारी ने तो साफ तौर पर कहा, यह एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह जैसे लोग शामिल हैं और यह सब कुछ सरकार की मंजूरी से हुआ है। यह कोई मामूली मामला नहीं है, उमर ने कहा। यह एक गहरी साजिश है जो किसी के बस का काम नहीं। इन आरोपों को सुनकर भी अगर आप तथ्यों पर गौर करें तो मुख्तार अंसारी की मौत एक स्वाभाविक मौत नहीं लगती। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो सकता है कि उसे जान से मारने की साजिशें रची जाएं। कुछ लोग इसे एक बड़ी साजिश मानते हैं और मुख्तार को मसीहा की तरह देखते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें केवल माफिया समझते हैं, लेकिन असल में वह नफरत सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उस समुदाय से है जिससे मुख्तार अंसारी आते थे। अगर आप माफियाओं से नफरत करते हैं तो फिर सत्ताधारी दल के नेताओं को क्यों नहीं निशाने पर लेते। एक स्थानीय नेता ने सवाल उठाया, वे क्यों नहीं हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही या ब्रजेश सिंह जैसे नेताओं की निंदा करते। यहां असल बात यह है कि लोग अपनी जाति और समुदाय के आधार पर अपनी पसंद और नफरत तय करते हैं। कोई अपने डॉन को मसीहा मानता है तो कोई दूसरे समुदाय के डॉन को माफिया। यह मानसिकता सिर्फ मुख्तार के विरोधियों के लिए नहीं बल्कि उनके समर्थकों के लिए भी है। दरअसल यह भारतीय समाज का सच है, जहां लोग नायक की तलाश में रहते हैं और उसी नायक को अपना आदर्श मानते हैं जो उनकी पहचान से मेल खाता हो। भारत का न्यायिक और सामाजिक सिस्टम इतना कमजोर और जटिल हो चुका है कि यहां की गरीब और कमजोर जनता न्यायालयों से ज्यादा नायकों पर भरोसा करती है। मुख्तार अंसारी की कहानी भी ऐसी ही एक मिसाल थी, क्योंकि लोगों ने उसे अपने नायक के रूप में देखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह बेदाग थे। मुख्तार अंसारी ने भी अपराध किए और यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वही गुनाह करने वाले थे। ब्रजेश सिंह और उनके जैसे लोग भी तो अपराध करते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में अपना स्थान बना लेते हैं। गुनाह तो सबने किए हैं, एक समर्थक ने कहा, लेकिन आखिर में वही बचता है जो अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। समाज की यह मानसिकता आज भी कायम है और यह मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों की सफलता का कारण भी है।
उन्होंने अपने क्षेत्र में एक ऐसा प्रभाव छोड़ा था जिसे कोई भूल नहीं सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस सीरीज के आने वाले हिस्सों से भी जुड़ सकें। इस तरह की कहानियों के बारे में और जानने के लिए हमें अपना प्यार और समर्थन देते रहें।